अस्सलाम वालेकुम। हमारा मिशन एआई को हेल्थ केयर में लेके आना जारी है। आज हम छठे शहर अपने शहर में बैठे हैं बहावलपुर में, और बहावलपुर में अपने हॉस्पिटल में मैं बैठा हूँ डॉक्टर जावेद सर के साथ। आपको बताया था कि हम इस हॉस्पिटल को ऑन कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में इसको एग्जाम्पलीफाई किया जाएगा इम्प्लीमेंट करके। और ये मुमकिन नहीं है जब तक डेटा साइंटिस्ट और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कोलैबोरेट नहीं करेंगे। इस सिलसिले में और भी बहुत सी चीज़ें, हमारी कैजुअल कन्वर्सेशन थी, बड़े दिनों बाद आए हो तो मैंने कहा सर आज रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो जस्ट अगेन आप मुझे ये थोड़ा सा दोबारा गाइड करें कि आप क्या देखते हैं। ये आप काफ़ी दफ़ा हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर बार बार बात करना ज़रूरी है। एक चीज़ छोटी सी सवाल से पहले मैं अपने लिहाज से ऐड करता हूँ। जो लोग कन्फ्यूज़ हैं कि भाई हमने एआई में जाना है, ये ज़रूरी नहीं है। एआई को अपनी फील्ड में लाओ, जैसे हम एआई को हेल्थ केयर में लेके आ रहे हैं। क्यों ज़रूरी है ये आम बंदे पे कैसे इम्पैक्ट डालें? बहुत बहुत शुक्रिया। देखो इरफान, आपको तो इस बात का पता है, मुझसे ज़्यादा पता है, लेकिन मैं इस बात को ना बहुत इसको एनविजन करता हूँ कि कुछ अरसे के बाद ये दुनिया तब्दील होने वाली है, क्योंकि ये दुनिया सारी की सारी इस एआई की डेवलपमेंट की वजह से उसकी पूरी डायरेक्शन और समत चेंज होने वाली है। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं पता कि वो समत किधर चेंज होगी। इवन एआई के बनाने वालों को ये बात नहीं पता। जिसने चैट जीपीटी, मुझे उसका नाम नहीं पता, आपको पता होगा, चैट जीपीटी जिसने बनाई थी उसने अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जाके कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ऐसी लेजिस्लेशन बनाइए कि हमारे ऊपर और एआई बनाने वालों पर स्ट्रिक्ट चेक हो, क्योंकि हम कहीं किनारों में से बाहर ना निकल जाए। अच्छा, वो इसलिए कि एआई की अपनी कोई फिलॉसफी नहीं है। अच्छा, एआई का कोई रिलीजन भी नहीं है, एआई का कोई नजरिया भी नहीं है, और उसका कोई बायस भी नहीं है। एआई किसी की दुश्मन नहीं है, किसी की दोस्त नहीं है, किसी की अपनी नहीं है, किसी की बेगानी नहीं है। लेकिन एआई ह्यूमन साइकोलॉजी को पिक करने की जितनी एबिलिटी एआई के अंदर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो किसी में नहीं है। सीधी सी मिसाल है, आप मोबाइल फोन रखें और उस पर देखें कि जहाज की लैंडिंग की एक वीडियो है, आप उसको देखें, फिर एक जहाज की लैंडिंग की एक और वीडियो देखें, शाम तक एआई को पता लग जाएगा कि भाई साहब को जहाज की लैंडिंग पसंद है। और अब आपको एआई तो इसने क्या किया, एआई को जहाज़ों से कोई शौक नहीं है, एआई को कोई इससे कोई मसला नहीं है, कोई आपकी तरबियत उसका मकसद नहीं है। एआई अपने आप एक उसका एल्गोरिदम बता देगा कि इस शख्स की साइकोलॉजिकल वीकनेस ये है, इसको स्ट्रेंथ ना कहे, वीकनेस ये। तो एआई इज वेरी एक्सपर्ट इन पिकिंग अप ह्यूमन वीकनेसेस। वो इसको पिक कर लेगी, और जो भी शख्स या एंटिटी, हम शख्स तो नहीं कहते एआई को, जो भी एंटिटी ह्यूमन वीकनेस को पिक कर सकती है वो ह्यूमन को एक्सप्लॉइट कर सकती है, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं होगा। लिहाजा एआई की वजह से ये नहीं होगा कि एआई कुछ लोगों को मजबूर, एक एआई किसी लोगों को रिक्रूट करके किसी और बंदे को मरवा सकती है या किसी मुल्क पर हमला कर सकती है, लेकिन वो ह्यूमन वीकनेसेस की बुनियाद पर ऐसा एल्गोरिदम बना सकती है कि उसकी वजह से ह्यूमंस कैन बी परस्यूड टू डू एन एक्ट। देखिए, मैं एक रेफरेंस दूँ आप सबको। मैंने आपको भी भेजा था एक दफ़ा कि इन एआई कैसे इंसानों को इस्तेमाल करके दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाएगा। उसकी अगर आप सही एग्जांपल देखना चाहते हो तो वो मूवी ईगल आई जो 2008 में लॉन्च हुई थी, उसमें देखें कि कंप्यूटर ने किस तरह से ह्यूमंस को ब्लैकमेल करके, ठीक है, ट्रैप करके एक मैसिव स्केल पे नुकसान पहुंचाना चाहा। और अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो जो कुछ उस मूवी में हुआ वो एक्चुअली पॉसिबल है, और उसका 80% तो हो चुका है, 20% डूएबल है, तो वो बिल्कुल फैक्ट है। आई 2008 में थी, उसमें एक फैंटेसी थी, और आज वो एक आप समझे हकीकत के करीब चली गई है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बिल्कुल आपने सही कहा। वो ये है कि अब इस सिलसिले में हम इसको अपना दुश्मन ना बनाएं, हम इसको अपना दोस्त बनाएं। लिहाजा किसी शख्स की एक परचून की दुकान है जिसमें वो ग्राहक आते हैं, वो सौदा देता है, अगर उसको ये सेंस हो जाए कि आज से 20 साल के, 20 के तो बहुत ज़्यादा है, 1-2 साल के बाद जो उसके कस्टमर्स हैं वो जो ड्रिवन होंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ड्रिवन होंगे, तो वो अपनी उस छोटी सी दुकान के अंदर उसके मुतल्लिक जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज है उसको इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर रख कर अपने सारे बिजनेस फ्लो के ट्रेंड को डिसाइड कर सकता है कि क्या करना है।
अगर वो ऐसा नहीं करेगा और वो कन्वेंशनल रहेगा तो वो एकदम नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे अभी लड़ाई हो रही हो तो एक आदमी जो तलवार का माहिर था, देखा ना क्या बात थी सर, एक आदमी तलवार के जरिए से फाइट करता था और घोड़े पर बैठकर फाइट करता था, वो कितना एक्सपर्ट था। वो एक्सपर्टीज किसी भी डाटा साइंटिस्ट के पास नहीं है, किसी भी लेप्रोस्कोपिक सर्जन के पास नहीं है। लेकिन अब आज की जंग में अगर तलवारों वाले माहिरीन हम 200 खड़े कर दें तो वो एक क्लिक के साथ अबॉलिश हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात सोचते हुए आपके साथ डिस्कशन होती रही, और जब हम शुरू में थे तो हमें नहीं पता था कि हम इसको इस तरीके की कोलैबोरेशन में लेके जाएंगे। हेल्थ केयर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा डाटा इन्वॉल्व है। और देखिए मेरा बहुत सारा जो नॉलेज है ना वो ऑब्जर्वेशनल नॉलेज है किताब में। मतलब एक मरीज़ अभी दरवाजे से क्लिनिक से आया, मैंने उस मरीज़ को देखा, अब मुझे खुद नहीं पता लेकिन सब कॉन्शियसली उस तरह के 100 मरीजों का डाटा मेरे दिमाग के अंदर फिर गया कि एक मरीज़ इस तरह से आया था जिसकी आंखें पीली थी और उसने यहाँ हाथ रखा हुआ था तो उसका ये वाला प्रॉब्लम था। मुझे खुद भी नहीं पता लेकिन सब कॉन्शियसली मेरा डाटा उसको ना, मेरी इंटेलिजेंस को, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो ट्रू इंटेलिजेंस है। अब आगे मेरा काम अपनी इस प्रिजम्पशन को वैलिडेट करना है या उसको अनडन करना है। अच्छा, अगर इस काम को मशीन ने करना शुरू कर दिया, मैं तो फारग हो गया। फारग ना हुआ, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, स्टेथोस्कोप हर डॉक्टर का यहाँ पड़ा होगा। स्टेथोस्कोप जो है हर डॉक्टर का एक बुनियादी, हाँ ये देखिए स्टेथोस्कोप है, मैं ज़ाहिर है मेरे क्लिनिक में है, ये एक बुनियादी इंस्ट्रूमेंट है और ये आपने देखा होगा गले में डाला होता है, ब्लड प्रेशर का ऑपरेटर से बुनियादी। अब आप देखें एक ऐसा प्रोब अवेलेबल है कि आप इसको कर दें तो यहाँ मेरे सुनने में दिक्कत हो सकती है। फोनोग्राम इसको ऐसे रिप्लेस करेगा कि ना सिर्फ वो साउंड होगी बल्कि ग्राफिक फॉर्म में भी आ जाएगी, वो बता देगी कि साउंड कैसी है और उसका यानी रेस्पिरेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। इसी तरह एक प्रोब अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड की मशीन वहाँ कमरे में पड़ी है, इतनी बड़ी 9 लाख की 10 लाख की। अब एक प्रोब अवेलेबल है जो आपके मोबाइल के साथ लग जाती है और वो सारे मरीजों का डाटा मौजूद है। अगर उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लगा दें तो मैं सिर्फ मरीजों का डाटा डालूंगा, वो प्रिडिक्ट कर देगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो बात लंबी बात हो सकती है, मुख्तसर मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, फिर मैं आप इंशाल्लाह आपके भी कमेंट्स होंगे उसमें। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर बिल्कुल ना ये समझे कि भाई मैं कोई सुपर स्पेशलिस्ट हूँगा तो फिर मुझे एआई की ज़रूरत है। इवन एक जीपी, इवन एक यानी प्राइमरी केयर में हेल्थ करने वाला, सेकेंडरी केयर में, टर्शियरी केयर में करने वाला, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी डॉक्टर के लिए कभी स्टेथोस्कोप ज़रूरी होता था। तो ये मेरा ख्याल है। और हमारा तो सिर्फ हमें डाटा की प्रॉब्लम, हमें चैलेंजेस ये आ रहे हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट के जब हम कहीं जाते हैं तो लोगों को अभी तक डेटा की वैल्यू नहीं पता हो, आगे वो फोर्सी नहीं कर पा रहे और वो ये समझ रहे हैं कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, पेपर पे लिखने की इतनी आदत हो गई है, एक्सेल शीट यूज़ करने की इतनी आदत हो गई है, वो एक हैबिट ब्रेक नहीं हो रही। सिर्फ इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि जो शुरू की छोटी सी तकलीफ़ है, थोड़ी सी तकलीफ़ है, ये आपको एक्चुअली स्ट्रेंथन करने के लिए है। आपकी एक मेंटल हेल्थ और आपकी जो फैमिली लाइफ है वो भी बेहतर हो जाएगी जब आप सुबह टाइम पे घर आएंगे, टाइम से कर ऑफिस से जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देखेंगे कम से कम टाइम के अंदर, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ बेहतर होगी, प्लस पेशेंट को अच्छी केयर मिलेगी। ये सब तब हम कर सकते हैं जब डेटा होगा। मैं अगर ईमानदारी की बात करूँ तो एल्गोरिदम्स रेडी है, हमें कोई बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स ना इन्वेंट नहीं करने, एल्गोरिदम्स रेडी है, मतलब वो कोडिंग पार्ट हुआ पड़ा और डेटा ही नहीं है। और डेटा के बारे में कल हम एक मीटिंग में थे और उसमें डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि अगर आप यहाँ भागलपुर में बैठ के मरीज़ देख रहे हैं या आप एक मरीज़ आया, आपने चंद चीज़ें देखी और आपके ब्रेन ने कुछ सजेशंस दिया, हो सकता है कि जब आप सिंध में बैठ के पेशेंट देख रहे हो, इसी सिचुएशन में मरीज़ आए और आपका सजेशन जो आए वो गलत हो जाए, यहाँ वही सजेशन ठीक होगी, सिंध में वही सजेशन गलत हो जाएंगी, क्योंकि डेटा हमें हर जगह से चाहिए, कनेक्टेड डेटा चाहिए ताकि हम पूरे पाकिस्तान के हिसाब से सिस्टम को ट्रेन कर सकें। बात करेंगे कि हमने तो एक कन्वर्सेशन को ऐसे ही बढ़ाया हुआ था। सर मेरा सवाल ये है कि अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस होता है और इसका इम्पैक्ट या इसका जो रिजल्ट्स या कंसिक्वेंसेस भी कह सकते हैं इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फॉर ए लीडर। ठीक है, लीडर को अथॉरिटेटिव ज़्यादा होना चाहिए, इन्फ्लुएंसर ज़्यादा होना चाहिए, या एक कंपनी के अंदर दोनों होने चाहिए? मैं भी एक अपनी राय रखता हूँ पर मैं आपकी राय पहले समझना चाहता हूँ क्योंकि मेरी राय तो फिर बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसा है कि जो लीडरशिप के लेवल्स हैं ना
उनमें पहला लेवल अथॉरिटी है। आपको एक कंपनी का हेड बना दिया, मैंने ऑर्डर कर दिया, आई वाज द ऑर्डरिंग अथॉरिटी, आप उस कंपनी के हेड बन गए। अब आपने कहा जी आज के बाद कोई बंदा 8 बजे से पहले ना आए, और 2 बजे से पहले कोई अगर निकला ना तो उसकी उस दिन की तनख्वाह कट जाएगी, और हर बंदे ने ना ये वाला यूनिफॉर्म पैक किया ना, अगर आपने टैग ना लगाया तो उस दिन की मैं एब्सेंट लगा दूंगा। अथॉरिटी कैन डू दैट एंड पीपल विल बी कंपेल्ड टू फॉलो दैट। उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस पनिशमेंट की जोन में आएंगे और कुछ नहीं जोन आएंगे। ये है लीडरशिप का पहला लेवल। अगर किसी के पास अथॉरिटी हो तो वो ये एग्जीक्यूट कर सकता है चंद प्रिंसिपल, लेकिन इसकी बुनियाद पर अगर आप ये कहेंगे कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लोग लॉयल हो जाएंगे आपके साथ, और लोग देखें ना, हम लीडरशिप का बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि इंसान का अगर पोटेंशियल 100% है तो लीडर उसमें से कम 500% निकाले। अच्छा, अब ये कहेंगे ये कैसे मुमकिन है, जब पोटेंशियल ही 100% है तो कैसे निकाल सकते हैं? तो 0 से लेकर 100 तक मैनेजमेंट के बेहतर होने से, अथॉरिटी से आप निकाल सकते हैं। वो भी कभी भी 100% नहीं निकाल सकते, 100 से कम ही रहेगा वो थोड़ा सा। इस पर स्टडीज मौजूद है कि अगर आपकी आइडियल मैनेजमेंट है, यानी हर चीज प्रोटोकॉल के मुताबिक है, आपने सिलेक्शन ठीक की है, बंदे ठीक है, क्वालिटी उनकी ठीक है, कैपेसिटी ठीक है, तो आप मैक्सिमम 60% ऑफ द ह्यूमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, मैक्सिमम। अच्छा, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट से निकल के अथॉरिटी की बजाय जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें तो आप उस गैप के 100% तक पहुंचेंगे। और अगर आप 5वें लेवल पर चले गए, वो मैं बताता हूं क्या है, तो आप एक्चुअली 100% को भी एक्सीड कर देंगे। यानी मेरी कैपेसिटी 100% है, मैं कहता हूं मैं इस कंपनी की तरफ 200% देता हूं। वो मैं आपको बता देता हूं। पहली अथॉरिटी, ऑर्डर। ठीक है। अगर आपका मैंने कहना नहीं माना तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, अगर मैंने प्रमोशन लेनी है तो आपने मुझे प्रमोशन देनी है, आई हैव टू फॉलो इट। दिस इज लेवल 1। लेवल 2 ये है कि जो आपने ऑर्डर दिया है ना, आप खुद उससे बड़ी उसकी मिसाल है। पर्सनल रोल मॉडलिंग, पर्सनल रोल। ये अब आहिस्ता आहिस्ता अथॉरिटी से इन्फ्लुएंस की तरफ जा रहे हैं। अब यह है कि साहब हैं तो गुस्से के, कानून पे बड़ा अमल करते हैं। हमें 8 बजे कहते हैं, खुद पौने 8 बजे बैठे होते हैं। हमें कहते हैं 2 बजे छुट्टी हो गई, खुद कभी कभी 3 बजे तक बैठे होते हैं। नाउ दिस इज रोल मॉडलिंग। व्हाटएवर यू एनविजन, यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ इट। ये दूसरा स्टेप है। अच्छा, अभी भी लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। वो ये कहेंगे वो यार कहीं साहब पहले ना पहुंच जाए, कहीं पहले ना पहुंच गया हो, जल्दी से निकले। इनका बिहेवियर नहीं चेंज हुआ, अभी भी वो आपका खौफ वाला, अथॉरिटी वाला एलिमेंट है। इसके बाद एक तीसरा लेवल है जिसको हम सारे ओवरलुक कर जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए इसके बगैर हम अगले स्टेप में जा नहीं सकते। वो ये है, यू आर माई बॉस, यू गिव मी पे, यू गिव मी रिवॉर्ड ऑफ माई वर्क, बट आई हैव गॉट अ पर्सनल लाइफ, जिसका आपकी कंपनी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरी जाती लाइफ है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी अपनी सेहत है। मेरी जो अथॉरिटी वाला बंदा था ना, उसने उस पर्सनल लाइफ के अंदर किसी की वैल्यू ऐड की है। मसलन आपने कहा जाना नहीं, सारी रात यहां बैठकर काम करना है, इस प्रोजेक्ट को खत्म करना है। अगर अथॉरिटी वाला बंदा करेगा फिर भी लोग बैठेंगे, खुद भी साहब बैठेंगे फिर भी बैठेंगे। लेकिन अगर एक बंदे ने कहा ये वही शख्स है कि जब मैं टूर पे गया हुआ था, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, ये अपनी बेगम को लेके हमारे घर गए, मेरे बॉस है हालांकि, मेरे बच्चे को अपनी गाड़ी पे उठाया, सारी रात इनकी बेगम मेरी बेगम के साथ बैठी रही, ये खुद सारी रात खड़े दवाइयां लेते रहे जब तक, और मुझे कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं जो हूं तुम्हारा बड़ा भाई। अब मैं कैसे इस बंदे के कहने पर रात के 12 बजे तक काम ना कर? अब नाउ ही इज नॉट एक्चुअली ओबेइंग योर अथॉरिटी, ही इज नॉट ओबेइंग दैट ऑब्लिगेशन जो आपके साथ बैठने की वजह से है। ही हैज गॉट अ पर्सनल एडिशन इन हिज वैल्यूज इन हिज लाइफ। इसकी वजह से चाहे आपने उसको गलत काम भी कहा है, कहेगा ये मैं कैसे इनकार कर सकता हूं कि ये तो वही शख्स हैं जिन्होंने जब मैं बीमार हुआ था तो मेरे लिए ये किया था, जिन्होंने मेरी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में वैल्यू। हाँ, तो थर्ड काम ये है कि हर अगर आप इसको एक लफ्ज मुझे बोलने देना कि आपने जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस करना है उन पर पर्सनल एहसान किया हो बगैर एहसान के जताए हुए, तो अब आप शिफ्ट हो रहे हैं अथॉरिटी से इन्फ्लुएंस की तरफ। और चौथा फिर इसका अब चौथा एस्पेक्ट ये है कि अब तक आपने यूं पकड़ा, चौथा एस्पेक्ट ये कि अब आपने यूं खोलना शुरू कर दिया और कुछ कामों में उसको अपने वाले काम डेलीगेट करके कहा ये तू कर।
वकास इस मामले में दिस इज योर्स, और वकास ने कहा, आपको भी अयाज ने, मैं सुन रहा था ओवर ईयर, ने कहा था ये नहीं हो सकता 3 दिन के बाद, ये कैसे हो सकता है, आप खुद ही बताए ना, ये कैसे हो सकता है। अब वो आपका जूनियर है, लेकिन ही हैज गॉट एन अथॉरिटी टू से सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल। यानी उस यूनिट का आपने, ये है चौथा स्टेप जिसने आपने उनको एम्पावर करके कर दिया, उसके नफे नुकसान को आपने ओन करना शुरू कर दिया। फर्ज करें डिजास्टर मार दिया आपके जूनियर ने, तो आपने कहा तूने मेरा नुकसान कर दिया, निकल जा। उसको ये फिक्र है कि माई बॉस मुझे कान पकड़ेगा, मुझे सख्त कहेगा, मुझे कहेगा चुप बैठ इधर, लेकिन ये नहीं कहेगा कि भाई आई फायर यू, ही विल ओन माई मिस्टेक्स, तभी तो आप किसी को करेंगे। ये चौथा स्टेप है। अच्छा, अब इसके बाद एक बड़ा, अब आप ना एक्चुअली अब तक आप क्या हैं, अब तक आप हैं एक्सपर्ट, अब तक आप एक्सपर्ट हैं। इसके बाद एक अगला लेवल है जो है मास्टरहुड। एक्सपर्ट से पहले पहले बंदा ये प्रैक्टिस छोड़ देगा तो वापस आ सकता है, यू कैन कम टू द लेवल 1, लेकिन जो ही आपने ये क्रॉस किया ना, तो ये ऐसे है जैसे आपको निर्वाण मिल गया, जैसे आप एनलाइटेंड हो गए। वो है 5वां स्टेप, और 5वें स्टेप में यू बिकम मास्टर। मास्टर का मैंने नाम रखा है बाबा वुड, यू बिकम बाबा जी, राइट। तो बाबा जी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। अब आप वापस नहीं आ सकते, मतलब है अब आप उस लेवल पर हो जाएंगे कि आपके गिर्द एक ऑरा क्रिएट हो जाएगा, लोग उस ऑरा में इनगल्फ होना शुरू हो जाएंगे, आप हट भी जाएंगे तो आपका इन्फ्लुएंस चलता रहेगा। ये 5वां स्टेप ये है कि जब आप अगले बंदे को कहेंगे कि यार तू तो इतना जबरदस्त तेरा बन गया है, अब मेरा दिल चाहता है तेरी एक अपनी कंपनी हो। और मैं तो रहता, मतलब एक बड़ा फिनोमेना था, इशफाक अहमद का ड्रामा था न्यू सूफी कबाब हाउस, एक सूफी का कबाब हाउस, तो उसका छोटा हुआ ना, तो छोटे को उन्होंने कहा अब तू न्यू सूफी कबाब हाउस ना, तू अब तू उसका, और मैं जाके इफ्तिताह करता हूँ, और जब मेरे पास ऑर्डर कम हो गए तो मैं तेरे पास ऑर्डर भेजूंगा। हमारे प्रोफेशन में इस तरह ना कि मुझे कोई असिस्ट करा रहा है, असिस्ट कराई जा रहा है, मैं कहता हूँ बेटा तू बहुत कॉम्पिटेंट सर्जन बन गया है, अब तू शाबाश अपनी प्रैक्टिस खुद शुरू कर। तो जब आप अगले बंदे को अब एक पौधा लगा के खुद एक लीडर बना देते हैं, और वो आपकी एक एक्सटेंशन, आपके 2 बाजू है ना, तो आप एक बाजू और उग जाता है, फिर आपका दूसरा बाजू उग जाता है, और जो ही आप लेवल पे जाते जाते एक वक्त आता है कि आपके अपने बाजू कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे मेरे कमज़ोर हो रहे हैं एज के साथ, अपने बाजू कमज़ोर हो जाते हैं, मगर आपके 100 बाजू साइड से निकले हुए होते हैं। तो ये है 5 लेवल। अगर हम इन लेवल्स पर ऊपर चढ़ते जाएंगे तो हम एक्चुअली अथॉरिटी से इन्फ्लुएंस की तरफ आना शुरू हो जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको एक और लेवल पे भी लेके जाऊंगा क्वेश्चन को। ये तो हो गया अथॉरिटी, समझ में आया, अथॉरिटी का इम्पैक्ट समझ में आया, और फिर अथॉरिटी के कॉन्सिक्वेंसेस हमें समझ में आ गया, लीडरशिप तक हम पहुंच गए। अगर ये अथॉरिटी है तो व्हाट इज अथॉरिटेटिव एटीट्यूड? अथॉरिटेटिव एटीट्यूड के लिए अथॉरिटी होना ज़रूरी है। अगर अथॉरिटी के साथ अथॉरिटेटिव एटीट्यूड है, या अथॉरिटेटिव एटीट्यूड है बगैर अथॉरिटी के, उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? मैं किसी वजह से कह रहा हूँ ऑफ रिगार्डिंग, मैं डॉक्टर साहब से एक बात कर रहा था, एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे, बेशक इसको आप काट दें वीडियो में से, नहीं बात करें ना। मैं कह रहा था कि देखें, जब आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे थे, मेरा अपना, मैंने एक कंपनी खड़ी की है, तो मैं इसमें से 2 चीज़ें सीखा हूँ। देखिए, आपको ना अपनी पर्सनैलिटी के अंदर 2 चीज़ें पैरेलल लेके चलनी है, एक है इन्फ्लुएंस, एक है अथॉरिटेटिव एटीट्यूड, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हर बंदा जो होता है ना आपके इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, ठीक है। देयर आर पीपल, क्योंकि देयर आपकी कंपनी के अंदर 2 तरह की ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, एम्प्लॉयज़, विजनरी पीपल, लीडर्स। एम्प्लॉयज़ का काम है, उसकी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस है ना अगले महीने की सैलरी, उसको उनको कुछ नहीं पता, उनकी मेंटालिटी है। एंड देयर आर पीपल जिन्होंने ग्रो करना है, वो आपसे इंस्पायर भी होंगे, फॉलो भी करेंगे, और वो आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और कुछ लोगों को आपने चलाना होता है, यू हैव टू डेवलप देयर अथॉरिटेटिव एटीट्यूड। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप एक डेड वुड को, जिसको हम एंकर कहते हैं, जिस बंदे ने फैसला करने की मैंने कहीं नहीं जाना, आप उस पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं सारे मेथड में, यू आर वेस्टिंग टाइम, एंड इन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन नॉट डू इट। यू हैव टू डिसाइडेड फ्रॉम डे 1 कि किन लोगों को मैंने अथॉरिटी से डील करना है, किन लोगों को मैंने इन्फ्लुएंस करना है, अदरवाइज मिक्स होगा तो आप बन जाएंगे। तो पर्सनैलिटी के अंदर ना, जब आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपको दोनों चीज़ें बिल्ड करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत नरम है, मेरा नहीं ख्याल कि आप टेक्नोलॉजी के अंदर स्टार्टअप में सर्वाइव कर सकते हैं। मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ।
और अगर आप बहुत सख्त हैं तो तब भी आप कोलैप्स कर सकेंगे। आपको 2 चीज़ें लेके जाने पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि हाउ कैन समवन डेवलप दैट अथॉरिटेटिव एटीट्यूड। बहुत अच्छे, बड़ा आपने सही बात की है, लेकिन मैं नरम और सख्त को ना के दरमियान की जो कैफियत है ना, उसका एक नाम आपको बता देता हूँ। आपने कहा ना कि अगर आप बिल्कुल नरम है, आप बिल्कुल सख्त है, तो बिल्कुल नरम हो गए तो फिर भी नहीं चल सकते, सख्त हो गए फिर। इन दोनों के जो दरमियान की चीज़ है ना, उसका नाम है डिसिप्लिनरी होना। दैट इज एक्चुअली द मिड लाइन। तो व्हेन यू आर फॉलोइंग अ डिसिप्लिन, यू आर नॉट नरम। व्हेन यू आर फॉलोइंग अ डिसिप्लिन, यू आर नॉट सख्त। तो जो सख्ती है हमारी लोगों के साथ, वो लोगों के साथ नहीं है, उनके उस एक्ट के साथ है जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा। तो इफ वी आर डिसिप्लिनरी, देन हम पनिशमेंट और रिवॉर्ड से बाहर निकल जाते हैं। डिसिप्लिनरी के साथ जो चीज एसोसिएटेड है उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस आर नेवर पनिशमेंट। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे फेंकूंगा, ये नीचे गिरेगा, ये गुनाह या सवाब की बात नहीं है। मैं ऊपर से कोटे से गिर गया अगर तो मेरी टांग टूट जाएगी, ये इसका गुनाह सवाब नहीं है, ये एक्चुअली कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ग्रेविटी है। तो आप सख्त इस तरह हो कि हर बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन हो जो कि डॉक्यूमेंटेड हो, हर बंदे का स्कोप हो जो डॉक्यूमेंटेड हो, उसके बाद उसी का नाम डिसिप्लिन है। जो उसको फॉलो नहीं करते उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी डिसाइडेड हो और लिखे हुए हो। अब एक बंदे के अगर कॉन्सिक्वेंसेस में लिखा है कि ये काम अगर वो 3 दफा करेगा तो फिर हम उसको कहेंगे कि बेटा अब आप यहाँ से फारिग हो जाए, तो ये बिल्कुल सजा नहीं है। और जिसको आप फारिग करेंगे उसको बिल्कुल नहीं डांटेंगे, आप उसे कहेंगे यू नो ये एल्गोरिथम बता रहा है ये 3 दफा आपने किया है, ये हमने पहले तय किया हुआ था, आपको हमने बताया हुआ है, आई लव यू, यू आर वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। तो आपको एक्चुअली सख्त होने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू बी डिसिप्लिनरी। लेकिन इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि लीडर के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी होती है कि जो डिसिप्लिन वो फॉलो करवाना चाहता है ना, वो खुद उसका एग्जाम्पल होनी चाहिए। जब डरते डरते सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ग़ज़वा खंदक में कि जी भूख इतनी है कि पेट में गड़बड़ होती है, तो ये देखें हमने ना ये पत्थर बांधा हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए। तो लीडर ने पता क्या किया, लीडर ने अपना कपड़ा उठाया, उसमें 2 पत्थर बंधे हुए थे। तो ये कि बस ये है कि अगर लीडर खुद उस डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हो तो उसको पनिशमेंट और रिवार्ड में पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो डिसिप्लिन इज एक्चुअली द वर्ड जो कि नरम और सख्त की बजाय एक सेंटर पॉइंट है। अच्छा, मैं आपने जो एक्सप्लेन किया थोड़ा सा ना इसको मैं क्लैरिटी कर दूँ क्योंकि लोग इसको कंफ्यूज ना कर जाए। ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हुए जब आपने कहा ना कि रूल्स होने चाहिए, कंसिक्वेंसेस डिफाइन होने चाहिए कि अगर आपने ये काम ना किया, फॉर एग्जांपल हमारा एक रूल है कि 10 बजे ऑफिस टाइम है, हम कहते हैं कि जी 12 बजे के बाद आप 3 दफ़ा लेट नहीं हो सकते ऑफिस में। अगर आप 3 दफ़ा 12 बजे के बाद आते हो तो आपके लिए आपकी सैलरी का 25% कट जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रूल, एग्जांपल दे रहा, हमारा ऐसा कोई रूल नहीं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप लीडर हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो बेसिकली एक एक्शन है, एक ही कंसिक्वेंसेस है, लेकिन ये 2 लोगों पे चेंज हो जाएगा। How is possible? ये बहुत समझने की जरूरत। इसी का नाम जीडी है ना। हाँ, ये हर बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट। हाँ, 2 बंदों पे चेंज हो जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन की वजह से। एक और वजह से जो मैंने जिसने मुझे बहुत नुकसान किया, एक्चुअली मैं अपना नुकसान करने के बाद सीखने के बाद शेयर कर रहा हूँ। मैंने ऐसा किया एक दफ़ा, हुआ ये कि एक बंदा है जिसका एम्प्लॉय माइंडसेट है, उसने 7 बजे उठ के जाना ही जाना है, उसने अपने काम से ऊपर नहीं जाना, तो उसके लिए रूल तय है कि भाई क्योंकि तू अबव एंड बियॉन्ड नहीं जा रहा तो मैं तुम्हें रूल से बाहर भी नहीं जाने दूंगा। इस दौरान में नुकसान ये कर बैठा कि वो लोग जो शाम को अबव एंड बियॉन्ड जा रहे थे, जो घर से एक्टिव थे, जो बिल्कुल विजन के साथ मैच कर रहे थे, मैं उनको भी इस रूल में ला बैठा। जब मैंने उनको टोका 12 बजे आने के बाद तो वो बात टोटली गलत हो गई। मेरे कुछ लोग मुझे छोड़ा, उन्होंने छोड़ा, वो कॉम्पिटेंट थे, उनको लगा कि यार पूरी रात काम किया है, इतना मैच जब जरूरत पड़ती है तो हो जाता है, अगर थोड़ा लेट हो गया तो मेरा भी फिर होता है ना। तो यहाँ पे लीडर का एक और काम है डिफाइन करना कि जो रूल्स हैं किस पे कैसे अप्लाई। हमारे एक दोस्त का शेर है, ज़ीशान अख्तर, बड़ा भावलपुर का शायर है, गुरूर सजता नहीं किसी पर। डॉक्टर साहब, गुरूर एग्री करते हैं ना आप? हाँ। गुरूर सजता नहीं किसी पर मगर तुम्हारा गलत नहीं है। गुरूर सजता नहीं किसी पर मगर तुम्हारा गलत नहीं है, हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा, जहान सारा गलत नहीं है। अच्छा, ये तो खैर एक लाइटर टोन में हो गया। जो आपकी बात है ना, मैं उसका एक जवाब
जवाब नहीं, एक उसका जो दुनिया ने सोल्यूशन निकाला है वो ये निकाला है कि जो हमारा होता है ना टाइम टेबल, उसकी 5-6 किस्में हैं। उसमें से एक जो बेसिक किस्म है उसका नाम है रेलवे टाइम टेबल। ये पाकिस्तान की रेलवे नहीं, जैसे बरतानिया की होती है। हम वहाँ इंग्लैंड में जाए ना तो ट्रेन होगी, आपको सड़क यूँ ट्रेन फर्स्ट कर यूँ घूम के आ रही ना, अब प्लेटफॉर्म पर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही, 8:13 गाड़ी का टाइम है, तो 12 मिनट तक आपको कुछ नजर नहीं आएगा, अचानक 13वें मिनट से शुरू करके गाड़ी आ जाएगी एक तरफ से। तो मैं उस वाले रेलवे की बात कर रहा हूँ, रेलवे टाइप टाइम टेबल, जिसका मतलब होता है 8 बजे आना है, 2 बजे जाना है। अच्छा, इसको ना बड़ा प्रिमिटिव टाइम टेबल कहा जाता है, वेरी प्रिमिटिव वे ऑफ डेवलपिंग अ टाइम टेबल। आजकल जिसके लिए इसके 5-6 किस्में हैं, मगर एक जो किस्म है ना वो ये है जिसे हम कहते हैं आउटकम बेस्ड टाइम टेबल। वो जो आपने बताया घर से काम करने वाली, तो जो बहुत प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हर बंदे की जेडी में उसका आउटकम डिफाइन कर लेती हैं। अब उस आउटकम को अचीव करना है जो कि एक रियलिस्टिकली हमने सोचा हुआ है कि 8 घंटे काम करने में हो जाएगा। अब उसमें उस बंदे की अपनी कैपेसिटी और उसकी हार्ड वर्किंग इन्वॉल्व है। तो अगर फर्ज करें उसने 10 बजे आके और रात के 3 बजे काम खत्म कर लिया, या सुबह 7 बजे आकर 2 बजे काम खत्म कर लिया, तो पहले वाला पहले जा सकता है, बाद वाला। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि जब शायद इसमें AI फिर हम लगा लें कि जब हम लोगों की जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको आउटकम बेस्ड में कन्वर्ट कर दे, तो इसको कहते हैं आउटकम बेस्ड टाइम टेबल। ये टेक्निकल टर्म्स है। हाँ जी, और एक है रेलवे स्टेशन टाइम टेबल, वो है सिर्फ टाइम 8 बजे आओ 2 बजे आओ। उसमें जब इस वाले में होगा कि 1 बजे ना लोग अपने लंच बॉक्स पैक करने शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने मेक श्योर करना है कि 2:03 पर वो अपने मोटरसाइकिल को किक मार दे। मतलब वो आपकी कंपनी में या रेलवे वाले लोग होते हैं या आउटकम वाले लोग, आपने वो भी डिफाइन करना है कि आउटकम किनसे एसोसिएट है रेलवे वाले के। तो ये बात सही है कि जब ना गुरूर ये आपने डिफाइन कर, गुरूर सजता किसी पर, गुरूर सजता नहीं किसी पर, मगर तुम्हारा गलत नहीं है। तो आपको हर एक बंदे के हिसाब से होता है, ये वाली गलती इसने की है तो उसकी और सजा है, जो ये की है तो ये तो एक इसी को तो ह्यूमन सब्जेक्टिविटी कहते हैं। अमेजिंग। थोड़ा करंट अफेयर में मैं वैसे कम बात करता हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारे जो मौजूदा हालात है, मैं काफ़ी अरसे से न्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहा, मैंने आप ही की वीडियो से देखा या कुछ मैंने और ऑफिस के लोगों ने कहा, हमारे यहाँ जो इस वक्त सिचुएशन है डॉलर की, और ये जो ख़ास तौर पर बिजली के बिल आए हैं और एकदम से लोगों पे एक इम्पैक्ट पड़ा है, हम ना जब भी बात करते हैं ना, हम गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं। मैं थोड़ा सवाल दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। बहुत से काम हैं जो गवर्नमेंट को करने चाहिए, ये सबको पता है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन? हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी क्या कर सकते हैं कि जिससे एटलीस्ट हम तो अपना फ़र्ज़ निभाएं कि हम इन चीज़ सिचुएशन में ना आए? पहली बात तो ये है कि हमारे हालात जो है ना, जितने हम ख़राब समझ रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ख़राब है। और ये मैंने अपनी सारी ऑप्टिमिज्म के बावजूद कह रहा हूँ। तो इसको मैं दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल के लिए 2 एसेंशियल चीज़ें हैं हल करने के लिए। एक एसेंशियल चीज़ ये है कि वो सारे लोग जो पावर स्ट्रक्चर में मौजूद हैं वो मेहरबानी करके अपने रोल को ज़्यादा एफिशिएंटली करें। और उसके लिए ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम सब एज अ पाकिस्तानी एक पैराडाइम अपने अंदर लेके आए कि हम अपने अवामी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो मफाद हैं, मुआशरती मफाद हैं, मुल्की मफादात हैं, उन पर कभी भी ज़ाती मफाद को प्रेफरेंस ना दें, चाहे हम किसी भी पावर स्ट्रक्चर्स में हैं। पावर स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी जुडिशरी, हमारा मीडिया, हमारी रिलीजियस क्लर्जी और हमारे वो इन्वेस्टर्स जो कि बिलियनर्स हैं और वो पीछे से पूरी सियासत को हैंडल करते हैं। ये 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स हैं। इन सब को इंशाल्लाह पैट्रियटिज्म इनके अंदर अगर आ जाए, और पैट्रियटिज्म इतनी कि जिस जगह पर मुकाबला होगा ज़ाती मफाद का और जिस जगह पर उसके मुकाबले में होगा अपने अवाम का, हमारे अपने मुल्क का मफाद, तो वो अपने मफाद को कंप्रोमाइज़ कर देंगे और उसको ऊपर कर देंगे, या अपने मफाद को मेंटेन रखेंगे मगर इसको कंप्रोमाइज़ ना होने देंगे। ये जिम्मेदारी है ऊपर वालों की, लास्ट सर। और जो लेकिन दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि दूसरी जिम्मेदारी है नीचे वालों की। नीचे वालों की जिम्मेदारी ये है कि जिसमें जो सलाहियत है उस सलाहियत के मुताबिक कोई ऐसा काम करे जो इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो सकता हो।
जी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं ऐसी 2 औरतों को जानता हूँ जो कि अनपढ़ थी बिल्कुल। उनमें से एक बेटी उनकी, उसने कोई BA किया हुआ था, वो चुनरी के सूट की इंडस्ट्री से वाबस्ता थी, जो देसी से होते हैं, और यहाँ के जो दुकानदार उनको ले जाते थे, और ऐसे एक सूट के ऊपर किसी को 100 रुपये बच गया, किसी को 200 बच गया। समहाउ उस लड़की ने अमेरिका की कोई मार्केट एक्सप्लोर की और उसने डायरेक्ट चुनरी के सूट और 2 औरतों के अवेलेबल करा दिए, इस तरह के रुपयों की बजाय डॉलरों में उसके पैसे आना शुरू हो जाए, तो उनके घर खुशहाली आ गई। तो हम अब इमेजिन करें ना कि अगर डॉलर जितना मर्जी महंगा हो जाए, अगर हमारी आमदनी डॉलरों में हो रही हो, एक तो इस एस्पेक्ट को तमाम नौजवान देखें कि क्या हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और दूसरा, खुदा के लिए जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना, थोड़ी सी उनकी नकल करें। मसलन एक आम चाइनी को देखें कि उसका लेवल, हमारे यहाँ ज़रा से हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हम कहते हैं मेरे पास फ़ोन आईफोन होना चाहिए 14 प्रो मैक्स। ज़रा से हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हम कहते हैं तमाम बच्चों को ना आप जो है एप्पल वॉच पहना दो, जब उनको पता ना हो, मुंह धोना ना आता हो। यानी हम एक बड़े शोते हैं इस मामले में, ब्रांड के मामले में बड़े शोते हैं। थोड़े से हो जाए कहते हैं मेरी तो गाड़ी बड़ी छोटी है, मैं तो बड़ी गाड़ी में बैठूंगा, तो आप करोड़ों रुपये गाड़ी लेनी शुरू कर दी। तो हम थोड़ा सा ना, ये जो ब्रांड कॉन्शियसनेस है ना, ये होती है, मतलब ये रजे हुए लोगों की बात नहीं होती। मतलब मैं बड़े आपको बता रहा हूँ, चाइना हम गए एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, सारे मुस्तफा कमाल पाशा मरहूम मेरा दोस्त साथ था और हमारे बड़े सीनियर सारे सर्जन थे। वहाँ हम गए तो जो ज़ाहिर है हमारा, हम उसमें थे जो सारे प्रोफेसर्स थे, तो हमें उन्होंने ज़रा प्रोटोकॉल भी ज़रा ज़्यादा दिया। जो कॉन्फ्रेंस के मेन ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने हमें अपनी फ्रंट टेबल पर भी बिठाया और हमें बोलने का मौका भी दिया माइक के ऊपर जब उनकी इनॉग्रेशन हुई। तो जो उनका था ना चीफ, जो सबसे बड़ा सर्जन था उस हॉस्पिटल का और उस सारे का, वो जब कॉन्फ्रेंस में शिरकत होने के लिए आया तो जिस तरह हमेशा आता था उसी तरह आया, यानी साइकिल पे। और जब साइकिल पे आया तो हमें बड़ी हैरानी हुई और उनको नहीं हुई। तो उससे जब पूछा कि आप साइकिल पे क्यों आए हैं, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? ये डायरेक्ट मैंने सवाल पूछा था, डू यू कम ऑन बाइसिकल डेली? तो कहने लगा कि या माय हाउस इज ओनली 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड इट्स गुड फॉर माय हेल्थ। ये उसका आंसर। अच्छा, हालांकि जिस दिन कॉन्फ्रेंस है तो भाई आज तो गाड़ी पे आ जा उसकी जो रूटीन थी वो उसके मुताबिक ही आया और उसने कोई इतना वो नहीं समझा कि मैं कोई आज के दिन ना ज़रा फूफा हूँ, मेरा शोर। हमारे एक हमारा दोस्त था, उसको ना अचानक MS बना दिया गया कुछ नहीं। अच्छा, उसके पास ना एक वो थी, मेहरान गाड़ी थी, उसने अगले दिन ना मेहरान गाड़ी पर पर्दे लगवा लिए और पहले वो आगे बैठता था, उसने एक ड्राइवर रख लिया और खुद उसने पीछे की सीट पे बैठना शुरू कर दिया। और जब एक दफ़ा मैं उसके साथ ट्रैवल कर रहा था और जब हम वहाँ पहुंचे तो उसने कहा डॉक्टर साहब गाड़ी नहीं खोलनी, ड्राइवर उतर के दरवाज़ा खोलेगा। तो मेहरान के पर्दों वाली दरवाजे से दरवाज़ा खोला। अब ये जो हमारे अंदर एक शोतापना है ना, तो ये अवाम नास को ना, ये खुदा के लिए अपनी ये ब्रांड कॉन्शियस होना, कपड़ों में कैसा लग रहा हूँ, मेरी गाड़ी बड़ी है कि नहीं, मेरी गाड़ी ब्रांडेड है, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आप लें। लेकिन इस शोधेपने से हम निकले, ये कौम बुनियादी तौर पर शोधेपने से निकले और मेहनत करने पर आए। मैं बात कर रहा था एवरेज चाइनीज़ जो है ना, एवरेज, मैं और मुस्तफा कमाल ना, मेरा दोस्त अल्लाह उसको गरी के रहमत करे, तो हम जहाँ भी ट्रैवल किया ना, हम कहते हैं यार जो मैं 5 स्टार होटल में ठहराया हुआ है ये थोड़ी है बीजिंग। तो हम बीजिंग की जो गलियाँ थी उधर जाते थे। नेपाल में भी हम गलियों में गए, तो जब गलियों में गए तो एक एवरेज चाइनीज़ का जो घर है ना, उसके अंदर आप दाखिल हों, साइड पर एक जगह होगी जहाँ आप मोटरसाइकिल साइकिल वाइकल पड़े होंगे, या अगर कार है तो रख सकते हैं, प्रॉब्लम इस कार नहीं होगी। उसके आगे एक छोटा सा बरामदा सा है, एक बड़ा अच्छा लिविंग रूम है जिसके साथ एक किचन है। उसके बाद ऊपर एक जाएंगे तो 2 बेडरूम होंगे और एक उनका वर्क रूम होगा जिसमें वो कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। मसलन सिलाई मशीनें पड़ी होंगी, मसलन एक कोई प्रेस करने की मशीन लगी होगी, और ये उनका नॉर्मल एक सिंपल सा घर होगा, सादा खाना होगा, लेकिन पूरी दुनिया पे वो राज कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हम उस सादगी के साथ मेहनत करने वाले बने, नीचे वाले, और ऊपर वाले जो है ना वो को मेहरबानी करें और तरस खाएं मुल्क के ऊपर। अच्छा, मेरा तो पता है मैं क्यों कह रहा हूँ। मुझे पता है, मेरा भी एक कन्फ्यूजन है सर। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे करेक्ट कर दें। देखिए, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, ये आपको पता है, हमें पता है, और आपके मुताबिक पाकिस्तान के हालात हमारी सोच से ज़्यादा ख़राब। चलो ठीक है, हो गया। अब ये जो मैं देख रहा हूँ ना मीडिया पे, मैं कम ही सोशल मीडिया पे जाता हूँ, एक छोटा सा वाक़या होता है या बड़ा सा वाक़या, तो उसको मिसालें लगाए जाते हैं और उसको ट्रेंडिंग बनाया जाता है और उसको हर बार नेगेटिव को फैलाया जा रहा है। क्या ये ज़रूरी है? क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ।
आप कह रहे हैं कि फलां बंदे ने फलां बंदे के साथ धोखा दे दिया, चीटिंग कर दी, ये सारा कुछ बता रहे हैं मीडिया पे आके। अब आपकी इंटरनेशनल फ़ैन फॉलोइंग है, मेरे भी इंटरनेशनल दोस्त हैं, हर बंदे के होते हैं। एक गोरे तक के बात पहुंची और उसके नीचे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट उन पे नहीं जाएगा? क्या ये ज़रूरी है कि हम हर खबर को मिसालें लगा के हर मीडिया से भेजें, या सिर्फ खबर होने वाला ही काफ़ी है? हम ये चीज़ जो है, क्या पाकिस्तान की और नुकसान? मैंने आपको बताया था ना कि हम जब भी, एक मैंने बात शुरू में आपको कही थी कि हम सिर्फ ये काम करें कि जब भी हमारा ज़ाती मफाद और हमारा मुल्क का मफाद आए या मुल्क की आवाम का मफाद, तो हम ज़ाती मफाद को पीछे रखें, और मुल्क, या पीछे नहीं भी रखना तो मुल्क का मफाद कंप्रोमाइज़ ना हो। अच्छा, अब ये इतनी सीधी सी बात है कि मसालेदार खबर आप कोई भी लगाएंगे, टीवी लोगों ने देखना छोड़ दिया है, सोशल मीडिया पे उस पर व्यूज़ आएंगे तो डॉलर्स आएंगे। जितनी आप सनसनीखेज, जितनी फजूल बात करेंगे उस पर उतने, क्योंकि लोगों का लेवल ही उतना है, लोगों की अक्सरियत को आपने चस्काई उन फजूल बातों का डाला हुआ है। और ऐसी ऐसी घटिया, मतलब आप देख रहे होंगे जिनके ऊपर लोग कहते हैं जी मेरे 1 मिलियन व्यू आ गए, 6 मिलियन, और उस मिलियन व्यूज़ के साथ डॉलर्स आ रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम उस वक्त पूरे मुआशरे के अंदर एक पॉइजन डालने को पसंद कर रहे हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। तो ये तब होता है जब मुल्क के अंदर ना एक इज्तमाई डिसीजन होता है कि ये हमारा लेवल है। बस BBC, क्या जियो और BBC का कोई कंपैरिजन कर सकते हैं आप किसी इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क का BBC से कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको BBC ब्रिटिश जो है ना ऑनर, ब्रिटिश प्रेस्टीज, उसको कंप्रोमाइज नहीं करता नजर आएगा। वो हम ये नहीं कहते BBC वहाँ पे भी है ना, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे भी हादसात होते हैं, वो उसका, और वो बड़ा फेयर न्यूज़ होगी उनकी खबर, वो पूरी देंगे, लेकिन जिस जगह पर डिग्रेड एक पूरी सोसाइटी के फैब्रिक को डिग्रेड, वहाँ नहीं होगा। हाँ, ब्रिटिश वैल्यूज को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और हमारे हर चैनल वाले तुले हुए हैं इस बात के ऊपर कि हमने साबित करना है कि पाकिस्तान एक बहुत बुरा मुल्क है। यही हो रहा है। इसका एक इम्पैक्ट जो मैं देख रहा हूँ, मैं आप बच्चों के साथ अटैच्ड हूँ जो पढ़ रहे, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा आ गई है कि अनसर्टेनिटी, नाउमीदी के अंदर लोग मेहनत करना छोड़ के, बड़ी ख़तरनाक बात बता रहा हूँ, लोगों ने मेहनत करना बंद कर दी है। क्यों? उनको ये लगता है कि ये करूँगा तो ये तबाह हो जाएगा, ये करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, वो करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। इस कन्फ्यूजन के अंदर वो जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ 2-2, 3-3, 4-4 साल तक आपने काम किया, आपने किया, मैंने कई साल लगातार काम किया, वो जो शेड्यूल ख़त्म हो गया। अब 3 महीने आपके पास सर एफर्ट है, 3 महीने के बाद आपको लगता है जी मैंने इस दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर लिया, अब मैंने मेहनत सारी कर ली है, ये मुल्क ख़राब है, हालात बहुत ख़राब है, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, चलो बस ठीक है।